हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। मौसम बदल रहा है तो ख्याल जरूर रखिएगा। वी आर क्वायर में मैं निलय आप सभी का स्वागत करता हूं और आज आप सुनने जा रहे हैं आजमगढ़ के अंकल कहानी का दूसरा एपिसोड। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई स्टोरीज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस स्टोरी के पहले पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी इस कहानी के पहले एपिसोड के साथ साथ अन्य कई कहानियों का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज आगे की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ईशान और हमारे बीच जितनी जल्दी जल्दी बात आगे बढ़ रही थी, हमें डर भी लग रहा था और एक संकोच भी था, पर बेहतर महसूस भी हो रहा था। तब उसके दोस्त राहुल ने, जो कि सहारागंज मॉल में ईशान के साथ आया हुआ था, उसने समझदारी दिखाई और हम दोनों को प्राइवेसी देते हुए वहां से चला गया। मैंने ईशान से कहा कि ये दोस्त वाली बात क्यों नहीं बताई पहले। ईशान ने कहा कि तुम्हारे लिए सरप्राइज था। और तब ईशान ने डोसा और पिज्जा ऑर्डर किया, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, और कहा कि तुम्हारे होंठ बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हारे नाखून, तुम्हारे बाल बहुत आकर्षक हैं। मैंने कहा कि राहुल और आप कब से एक दूसरे को जानते हैं, ये बात बताओ। तब ईशान ने कहा कि तुम तो मुझे किस्मत से मिले हो और तुमने भी तो मुझे मांगा होगा ना, वरना ऐसे किस्मत कनेक्शन थोड़ी ही हो जाता है। अब मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा जो पूछ रहा हूं वो बताओ ना, बातें यहां वहां क्यों घुमा रहे हो, पागल हो क्या। तब ईशान ने कहा कि यार सॉरी, असल में मैं राहुल को 1 साल से जानता हूँ। राहुल पहले मुझे पसंद करता था, पर अब हम सिर्फ एक दोस्त ही हैं। ईशान जैसा हैंडसम नौजवान मेरे नाराजगी को तुरंत भाप गया। इस बात की मुझे खुशी हुई और फिर उसने कहा कि माफ करना, अगर मेरा किसी और को यूं तुमसे बिना पूछे ले आना अगर अच्छा ना लगा हो। मुझे ये पता नहीं था कि गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूं और अनजान लोगों से मिलने में मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर हम दोनों ने पिज्जा राहुल के लिए बचाया। थोड़ी देर बाद राहुल आ भी गया। उसने हमारे साथ मिल करके वहां पे खाया और फिर उसे देरी हो रही थी तो वो बोला कि मैं जा रहा हूं, कॉल आया था, और वो निकल गया। पर मेरी डांट से ईशान का चेहरा जरूर उतर गया था। पहली बार कोई ऐसा मिला था जिसकी बातें इतनी अच्छी लग रही थी। ईशान जब बिल पे करने की बारी आई तो उससे पहले ही मैं उठ के चला गया, पर वो मुझसे पहले ही लपक करके क्यूआर से जो भी बिल था उसने पे कर दिया। उसकी ये हरकत भी हमें भा गई। उसने कहा कि अभी मैं कमाता हूँ तो तुम्हें कैसे खर्च करने दूंगा। ईशान मेरे हाथों में हाथ रखकर बातें करने लगे और फ्लर्ट करते रहे। उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं थी कि कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा, कौन क्या सोचेगा। मुझे उनका ये अंदाज भी अच्छा लग रहा था। मुझे ईशान ने चुपके से फूल देते हुए प्रपोज कर दिया और कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। कितना वक्त लगेगा तुम्हें ये सोचने में, और तुम्हारा जवाब कब मिलेगा। मैंने कहा कि इतनी जल्दीबाजी किस चीज की है, ट्रेन छूट जाएगी क्या। तब ईशान का चेहरा फिर लटक गया और मुझे तब बहुत बुरा फील होने लगा। अब हम वहां से निकले और लिफ्ट से साथ नीचे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। फिर मैंने सोचा कि ईशान से दिल की बात कह ही देता हूं कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं। मैं कहने ही वाला था ईशान से कि मैं भी तुम्हारे लिए वैसे ही फील करता हूँ। और जैसे मैंने ईशान को दिल की बात कहनी चाहिए, मुझे मेरे फोन का रिंग बजने लगता है और वो कॉल था आजमगढ़ से। एक ऐसा कॉल जिसने मुझे बहुत परेशान कर दिया। ये कॉल मेरे पापा के नंबर से था। हमने जब कॉल रिसीव किया हमारे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने कॉल किया था और वो रो रही थी। उसने रोते हुए, बिलखते हुए बताया कि मुझे आजमगढ़ आना पड़ेगा
क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मैंने जब बहुत पूछा तो पता चला कि पापा को पैरालिसिस का दिक्कत हो रहा है, उन्हें पैरालाइज्ड प्रॉब्लम आ रही है, बॉडी के कुछ जो अंग है वो काम नहीं कर रहे। अब हमें जो रोना आया हम क्या ही कहें। अचानक सब छोड़कर हम निकल गए मॉल से और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी कि मैं ईशान को कुछ बताता। पीछे पीछे ईशान भागने लगे और बोले कि क्या हुआ, सब ठीक तो है, बताओ तो जरा। पर तब तक हम बिल्कुल होश में नहीं थे। हम भूल चुके थे कि हम ईशान के साथ में बाहर मिलने आए हुए हैं। हमने ये बात रोते हुए मौसी जी को बताई और फिर मौसी जी ने कहा कि बेटा तुम घर ना आकर के सीधे आजमगढ़ निकल जाओ पापा के पास। अभी तुम्हारे पापा को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे इस बीच ईशान ने कई कॉल्स किए। मैं बाइक से ही निकल गया आजमगढ़। बरसों बाद मैं आजमगढ़ जा रहा था। पापा की फिक्र हो रही थी मुझे। अब लगभग 3.5-4 घंटे में मैं वहां पहुंच भी गया और मैं लगभग 8-9 साल बाद आजमगढ़ आया था अपने खुद के घर। मैंने पापा की वाइफ यानी सौतेली माँ से बात की। पापा को जब देखा तो पापा का मुंह टेढ़ा हो चुका था और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे और मेरी सौतेली माँ उन्हें देख करके रो रही थी। पहली बार मुझे मेरी सौतेली माँ के रोने पर उनके लिए बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। पापा भी मेरी तरफ देखकर शायद कुछ कहना चाहते थे, उनकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक हो जाएंगे, थोड़ा लंबा समय लग सकता है, दवाइयां बंद न करिएगा, बस इनके खाने पीने पर ध्यान रखना होगा। अब रात काफी हो चुकी थी और मैं वहीं हॉस्पिटल में पापा के साथ रुका और मेरी सौतेली माँ भी वहीं थी। मैंने उनसे कह दिया कि आप जाइए, मैं देख लूंगा, पर वो नहीं मानी। वो लगातार पापा के हाथ पैर का मसाज और पापा का मुंह पोंछते हुए बैठी रही और उसी वक्त मेरे अंदर एक बदलाव आया। मेरी नई माँ के लिए मेरी सोच जो थी वो बदल गई। मुझे दिखा कि क्यों पापा इतना प्यार करते हैं मेरी सौतेली माँ से। मेरे मन में शायद हमेशा से डर रहा है कि ये इस औरत ने मेरी माँ की जगह ले ली है, पर ऐसा नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं इसमें। खैर, अब मैंने सोचा कि ईशान को सब बता देता हूँ। मैंने ईशान को कॉल किया, तब उसका कॉल वेटिंग में आया और फिर उसका कॉल बैक काफी देर बाद आया। ईशान ने कॉल किया और कहा कि बोलो क्या बात करनी थी, क्यों कॉल किया था। ईशान के बात करने का अंदाज बदल गया था। उसने अजीब सी बातें की। उसने कहा कि यार जल्दी बोलो, मेरे पास बहुत काम है, अर्जेंट काम में बिजी हूँ। मेरा मन उसी वक्त बहुत ज्यादा दुखी हुआ और तब मैंने ईशान से कहा कि बस यूं ही लगाया था, कुछ भी नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, बस यूं ही कॉल किया था। ईशान ने कहा कि जब कोई काम नहीं था तो ठीक है, बाय। और फिर उसके बाय कहते ही मेरा मन बिल्कुल बिखर गया टूटकर। उसने फोन रख दिया और मेरा मन बहुत ज्यादा उदास। और तभी मैंने ईशान को मैसेज किया कि सॉरी, बिना बताए आजमगढ़ आना पड़ गया था, पापा एडमिट हैं। और तब ईशान का मैसेज आया कि मैंने तुमसे इतना पूछा, इतना प्रपोज किया, तुम वैल्यू नहीं करते, इसलिए मैं इस वक्त किसी और से बात कर रहा हूँ जिसे मुझसे बात करने में इंटरेस्ट है। अब ईशान का ये मैसेज पढ़कर मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत तकलीफ हुई क्योंकि मैंने उम्मीद की थी कि वो मेरा ख्याल रखता है, मुझसे प्यार करता है, तो पापा के बारे में बताने के बाद तो कम से कम पापा का हाल पूछेगा। पर उसने सेल्फिशनेस दिखाई। उसने बिल्कुल भी मेरे पर या फिर मेरे पापा पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैंने गुस्से में उसको ब्लॉक कर दिया और फिर मैं हॉस्पिटल में बाहर वेटिंग रूम में बैठकर रोता रहा। ईशान जो कल तक मेरे लिए पागल था, उसने अपने रंग दिखा दिए इतनी जल्दी। अब मैं सफर की वजह से काफी थका भी हुआ था। मैं पापा से दोबारा मिला। डॉक्टर्स ने उन्हें बोलने से भी मना किया था। मैं बाहर आकर फिर बैठ गया और गुस्से में गे डेटिंग ऐप इस्तेमाल करने लगा और वहां काफी सारे लोगों के मैसेजेस भी आने लगे, जिससे मुझे एक मैसेज आया। सोल कैचर नाम से एक आईडी बनी हुई थी और उसने डायरेक्ट पूछा कि कैसे हो लखनऊ के नवाब। अब मैंने आईडी उदय लखनऊ यानी कि उदय LKO नाम बना रखी थी और तब मुझे उसके मैसेजेस का जवाब देने का मन भी किया। हम दोनों की बातें शुरू हुई और उसने मुझसे मेरी प्रॉब्लम पूछी और मैंने बताया दिल खोलकर। मैंने उसे ये तो नहीं बताया कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ, क्या सीन है, बट
मैंने उसके अलावा अपने दिल की सारी बातें बताई। हर तरह की हमने बातें की। जो सोल कैचर था उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं सच में दुखी था तो मैंने पूछा भी नहीं था। हमने अपना सारा दुख उसे सुना दिया था। 2-3 घंटे तक मैसेज में बातें होती रही। सोल कैचर आईडी ने मेरे मन की अशांति को दूर कर दिया था। हमने सोचा कि इतना सहज, इतना शांत कैसे कोई हो सकता है। हमने उनसे उनके बारे में पूछा, पर उन्होंने कोई जवाब ना देते हुए बस ये कहा कि मैं बस यहाँ गे डेटिंग ऐप पर कभी कभी आ जाता हूँ। मैंने पूछा कि कभी कभी आते हो मतलब जब हुकअप का मन करता होगा तब आते होंगे। तब वो हंसने वाला इमोजी भेजकर कहते हैं कि हर कोई सिर्फ हुकअप के लिए नहीं आता, कुछ लोग अकेले भी होते हैं, इसलिए आ भी जाते हैं कि कोई उनके जैसा उन्हें मिल जाए तो उनसे बातें हो जाए। हमेशा मिलना, फिजिकल होना ही तो सब कुछ नहीं होता। मैंने कहा कि मुझे तो आप अच्छे लग रहे हैं। अब एक तरफ मेरा मन ईशान की वजह से परेशान था और यहाँ इतनी रात को इतना सुकून मिल रहा था सोल कैचर नाम के आईडी से बात करके। अब सच कहूँ तो उनकी बातें, उनका जवाब देना मेरा दिल चुरा रही थी। ईशान को तो देखने के बाद आकर्षण हुआ था मुझे, पर सोल कैचर को तो अब तक आवाज भी नहीं सुनी थी मैंने। और मैसेज में बात करते करते ही ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो एक दूसरे को हम हमेशा से जानते हो। सोल कैचर ने बहुत अजीब सी बातें कही जो मेरे दिल के बहुत करीब थी, जो मुझे उनकी तरफ खींच रही थी। उनसे मैंने कहा कि मैं आपसे कॉल पर बात कर सकता हूँ क्या, क्योंकि ऐसा फील हो रहा था कि मैं उन्हें जानता हूँ। तब उन्होंने कहा कि यहाँ मैसेज में मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो जो पूछना है तुम यहीं पूछ लो, कॉल करके क्या करोगे। मैंने सोल कैचर से पूछा कि आपको कभी प्यार हुआ है। तब उन्होंने कहा कि प्यार जैसी चीजें सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है और मेरी तो उम्र भी नहीं है प्यार करने की। ऐसा कह के वो हंसने लगे और वो कोई पढ़े लिखे फिलोसोफर से लग रहे थे, मैं सच कहूं तो उनकी बातों को सुन करके। अब ये जो आकर्षण मुझे उनसे हुआ था, हमारी इच्छा बढ़ती जा रही थी उनसे मिलने की और बात करने के लिए। अब थोड़ी देर बाद लगभग 3 बजने वाले थे। उन्होंने कहा कि काफी रात हो गई है, मैं सो जाऊं, और फिर हमारी चैटिंग गुड नाइट पर खत्म हुई। अब हम सोचते रहे कि कौन है वो, कैसे दिखते होंगे, कितने प्यारे होंगे, जिन्हें गे डेटिंग ऐप पर किसी से मिलना भी नहीं है और लोगों की मदद करना चाहते हैं। अच्छी बातें करते हैं, अपने दिल की बातें किसी को नहीं बताते पर सबकी सुन लेते हैं। मैं उनके बारे में सोचता सोचता सो गया। सुबह जल्दी आंख खुल गई और मैंने पापा को देखा। डॉक्टर कुछ और टेस्ट करने वाले थे और मेरी सौतेली माँ पापा के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे ईशान के रवैये ने दुखी किया हुआ था। आजमगढ़ में तो मैं किसी को नहीं जानता था, बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। तभी पापा की हालत देखने के लिए उनके ऑफिस के उनके बॉस आ रहे थे। ये बात मुझे सौतेली माँ ने बताई। मैं पापा के नजदीक ही बैठा था और फिर अचानक पापा के बॉस अंदर आते हैं। सूट बूट में एकदम हीरो माफिक लग रहे थे। लंबी दाढ़ी रखी थी उन्होंने जो पक रही थी, ग्रे हेयर जो बोलते ना वैसा, और मस्कुलर बॉडी। अधेड़ उम्र के होते हुए भी बहुत ज्यादा आकर्षक और हैंडसम लग रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कान भरी, उनकी आंखों में चमक थी, बहुत एनर्जेटिक थे और मैं उनके जिस्म की खुशबू को सूंघता रहा। पता नहीं कौन सी परफ्यूम वो लगाए थे जो इतनी दूर तक आ रही थी, इतनी प्यारी स्मेल। पापा का हालचाल लिया उन्होंने, मुझसे बातें की और मम्मी को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा कि इलाज में कभी कोई भी प्रॉब्लम होगी आगे तो बताना, हम लोग हैं, किसी तरह की जरूरत पड़ी तो मुझे याद कर लेना। मैंने उनका नाम पता किया, तब मालूम हुआ कि उनका नाम जयप्रकाश है और सब लोग उसे जय सर कहते हैं। और फिर हमें पता चला कि वो करोड़ों के मालिक हैं और शादीशुदा भी नहीं है, मतलब कुंवारे हैं, शादी अब तक नहीं की उन्होंने। और तब मैंने सोल कैचर आईडी को मैसेज किया, पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं इंतजार करता रहा कि जब वो रीड करेंगे तो जरूर रिप्लाई करेंगे। उस दिन मैं बहुत निराश हुआ था और मुझे लगा कि जैसे कि मुझे कभी कोई सही इंसान नहीं मिल सकता। ईशान ने भी अपना रंग दिखा दिया था। तभी थोड़ी देर बाद अब जय अंकल का मुझे कॉल आता है। अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे कॉल करेंगे और मेरे दिल की धड़कन तभी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। और फिर आगे जो कुछ भी होगा या जो कुछ भी हुआ हम आपको अगले एपिसोड में बता देंगे। कहानी कैसी लग रही है प्लीज बताइए। अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने समलैंगिक दोस्तों के साथ।
कमेंट में अपना प्यार दीजिए। अगर कोई बात मुझसे कहना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक्स मुझे सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो। लव इज लव, निलय का ढेर सारा प्यार। थैंक यू।